हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉडी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बॉडी तो सिंगल सेल से भी बना होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकली क्या, बॉडी की ग्रोथ, बॉडी की हीलिंग, ये सारी चीज़ें के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन की ज़रूरत होता है। ठीक है। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या बॉडी का सारे सेल डिवाइड करते हैं? बिल्कुल नहीं है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें सेल होते हैं जो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जो टिश्यू, हम उसको लावाइल टिश्यू कहते हैं। फिर ऐसे कुछ टिश्यू होते हैं जो कि मतलब कि ज़रूरत पड़ने से ऐसे तो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा वो डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे लीवर हो गया, मान लीजिए कोई पार्ट अपने कोई प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया, फिर क्या करेगा, ओरिजिनेट कर जाएगा। मान लीजिए नेफ्रॉन किडनी हो गया, तो नेफ्रॉन टिश्यू कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वो रिजेनरेट कर लेगा। ठीक है, कॉम्पेंसेट करने के लिए वो चीज़ होता है। और कुछ सेल होता है परमानेंट टिश्यू होता है, जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे, जिसकी आपका एग्जाम्पल होता है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे। और हमेशा डिवाइड करने वाले सेल्स में आपकी जो स्किन की जो लेयर हो गया, ठीक है, ये सारे मतलब कि जो एपिडर्मल सेल्स होता है, ये सारे आपके क्या होंगे, स्पेसिफिकली सेल डिवाइड करते हैं। तो जो सेल डिवाइड होता है, और उसके अलावा हमारा जो जर्म सेल होता है वो भी डिवाइड करता है। तो ये जो सेल डिवीजन है, जो प्रोसेस चल रहा है, तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने की प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन स्पेसिफिकली क्या होगा, दो तरीके के होता है। एक होता है आपका माइटोसिस, यानी कि हम उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोजोम रहेगा, जो नया डॉटर सेल बनेगा उनके पास भी उतना क्रोमोजोम रहेगा, इसलिए हम उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और एक होता है आपका मेयोसिस, यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होगा, यानी कि जो क्रोमोजोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करेंगे तो हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है, जिसको हम 46 नंबर बोलते हैं। और जब पेरेंट्स डॉटर सेल बनेगा तो दो डॉटर सेल को आधा आधा हो जाएगा, 23 आगे हम बात करेंगे डिटेल्स मेयोसिस के बारे में। आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली यदि हम बॉडी टिश्यू को बात करेंगे, दो तरीके के सेल्स हमारे बॉडी में होता है। इसको एक को हम सोमाटिक सेल मानते हैं और दूसरे को हम जर्मिनल सेल्स मानते हैं। सोमाटिक सेल्स जो होते हैं हमारा बॉडी सेल है, पूरा का पूरा बॉडी सेल्स होता है। जैसे मैंने बताया कि तीन तरीके के हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारे सेल कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, न्यूरॉन्स वगैरह डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जर्मिनल सेल्स जो होता है, मेल हो तो टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स आपको देखने को मिलेगा, फीमेल हो तो ओवरी के अंदर आपको जर्म सेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सेल्स होता है उनको जर्मिनल सेल्स कहेंगे। यहाँ पे आपको मेयोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हालांकि माइटोसिस भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली मेयोसिस आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। मेयोसिस और बॉडी सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि सोमाटिक सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। जिस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रहा है, वही प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्यों जरूरत होता है? ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, ओल्ड सेल की रिप्लेसमेंट करके नया सेल बनना है। आपकी क्लास 5th की फोटो जो भी था, आज आपकी फोटो वही है। बिल्कुल, जो सारे सेल था वो रिप्लेस हो चुका है, जो रिप्लेसेबल सेल होता है वो रिप्लेस हो चुका है। सो व्हेन पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो दो तरीके के हो गए, माइटोसिस एंड मेयोसिस। जैसे कि हमने बात किया, ये इक्वेशनल होता है और ये आपका रिडक्शनल होता है। ठीक है। आई होप आपको इक्वेशनल एंड रिडक्शनल क्या होता है समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे बेसिकली सेल डिवीजन में क्या होता है। बच्चे को क्यों मतलब इतना परेशान लगता है कि सेल डिवीजन क्या है, थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे नोट्स के साथ साथ। ठीक है। देखिए, स्पेसिफिकली क्या होता है, कोई भी सेल डिवीजन करने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, ये एक सेल है। जैसे हम माइटोसिस की बात करेंगे, माइटोसिस की बात हम कर रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि जो पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल्स बनाएगा, पेरेंट सेल के पास जो भी कंटेंट है, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इस डॉटर सेल्स के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, सेकेंड डॉटर सेल्स के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100
पेज है और आपकी दो दोस्त है, दोस्त ए और दोस्त बी, ठीक है, फ्रेंड ए फ्रेंड बी है। आप चाहते हो फ्रेंड ए को भी 100 रुपीज़ देने के लिए, बी को भी 100 रुपीज़ देने के लिए। सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? आपको पहला चीज़ क्या करना पड़ेगा ना, 200 बनाना पड़ेगा, मतलब कि 100 से, मतलब 100 से आपको पहले 200 करना पड़ेगा, तभी तो आपने 100 दे पाओगे ना, नहीं तो कैसे दोगे? ठीक है। सो ये जो जर्नी होता है, सेल सबसे पहले क्या करेगा, डिवीजन करने से पहले खुद को डुप्लीकेट करता है, मतलब कि खुद का जो कंटेंट है उसको डबल बनाता है। ठीक है, तो उस फेज को हम बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज। क्लियर हुआ ना बातें? तो उनकी जेनेटिक मैटेरियल यानी कि डीएनए को भी डबल करेगा, उनकी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, यार इस सारी चीज़ों को डबल कर लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन होगा। तो सबसे पहले प्रिपेरेशन यानी कि डबल करने की जो प्रोसेस चल रहा है वो चलेगा, उसके बाद डिवीजन होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारे केस में कितना होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, या नंबर में बोलेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 पेयर लेके चली। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बात करूंगी, इंटरफेज होता है, इंटरफेज के 3 सब स्टेजेस होता है, बाद में देखेंगे। इस पेज में क्या होगा, ये क्रोमोजोमल कंटेंट इस तरीके से डबल हो जाता है। आपको पता है कि जैसे एक क्रोमोजोम के अंदर, मतलब कि एक आपकी डीएनए ऐसे है ना, क्रोमाटिन पड़ा होता है, मैं उसको डीएनए लिख के चलता हूँ। ठीक है, एक डीएनए। तो पहले क्या होगा, इस पेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है, ये एक डीएनए है, ये उसकी कॉपी बन जाएगा। ठीक है, एक डीएनए था, ये उनकी कॉपी बन जाएगा, तो डबल हो गया। डबल होने के बाद फिर क्या होता है ना, इस तरीके से वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे ये क्रोमोजोम। ये एक, उसके अंदर एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ये उसके अंदर एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या होगा, जैसे क्रोमोजोम मतलब डीएनए डबल होता है, ऐसे और एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के अंदर, जिसका नाम होता है कि आपके सेंट्रोजोम्स, वो भी रिप्लिकेट होगा। सेंट्रोजोम से कुछ साइटोकाइन, जैसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं ना, स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे होता है, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर, वो क्या करेगा, क्रोमोजोम की जो सेंट्रोमियर होता है उसके पास एक प्रोटीन पाया जाता है। सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइनेटोकोर। इस प्रोटीन के नाम क्या होता है, काइनेटोकोर। ठीक है, इस काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा। स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अपने आप खुद को छोटा कर लेगा। जैसे कुआं से पानी निकालने के टाइम पे हम क्या करते हैं, रस्सी में बकेट को ऐसे लटका देते हैं, उसके बाद उसको ऐसे पकड़ते हैं, समझ रहे हो ना? इस तरीके से वो अपने आप मतलब डीपोलीमराइज होने लगेगा। तो ये जो क्रोमोजोम आप देख रहे हो ना, एक क्रोमोजोम के अंदर 2 डीएनए था, एक ऊपर की ओर चला जाएगा, ये 2 हिस्सों में सेंट्रोमियर से टूट जाएंगे, फिर ये नीचे की ओर आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर पे, फिर ये ऊपर चला गया, ये दोनों ये नीचे चले गए, फिर उसके बीच में फिर साइटोकाइन, मतलब कि साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो गया, उसके बाद 2 सेल बन गए। समझो, मतलब सिंपल सी बात है, हमको ये करना है। तो जैसे मैंने आपको बात की थी, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उनकी खुद की कंटेंट को डबल करना पड़ेगा, उसके बाद डिवीजन की बात आ रहा है। तो इसलिए सेल साइकिल को दो, मतलब कि सेल डिवीजन प्रोसेस को हमने 2 फेज में डिवाइड किया है। एक होता है आपका इंटरफेज और दूसरा होता है आपका एम फेज। एम स्टार्ट फॉर माइटोसिस, हालांकि मेयोसिस भी होगा, लेकिन बॉडी में ज्यादातर क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। तो इसलिए हमने जब शुरुआत टाइम पे उनका नाम माइटोसिस दिए थे, लेकिन हालांकि मेयोसिस भी होगा। मेयोसिस सिर्फ आपको टेस्टिस एंड ओवरी सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इंटरफेज में फिर क्या होता है, 3 सब फेजेस आता है। एक होता है जिसको हम गैप फेज कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा एस फेज, फिर आपका आएगा G2, गैप 2 फेज। ये गैप 1, एस फेज मतलब कि सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज हम उसको कहते हैं, और आपका आएगा गैप 2 फेज। ठीक है, इस तरीके से आपकी इंटरफेज की 3 सब स्टेजेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर पर भी आप देख सकते हो इस तरीके से चीजें। फिर हम बात करेंगे G1 फेज, एस फेज और एम फेज। 2 तरीके के होगा, एक होता है कार्योकाइनेसिस, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको बराबर हमको डिवाइड करना है, उसके बाद उनकी साइटोप्लाज्म की मटेरियल को बराबर डिवीजन करना है। न्यूक्लियर मटेरियल आप जो देख रहे हो ये आपकी 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो अच्छे से डिवीजन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी सेल में मान लीजिए एक फादर है, ठीक है, एक फादर है, उनका 2 बेटा है, ठीक है। उनकी जो बंटवारा है, जब भी उनके बीच में बंटवारा होगा, उनकी पापा के जितने भी लैंड प्रॉपर्टी है, मान लीजिए बैंक बैलेंस है 50 लाख है, ठीक है,
वो जो चीजें होता है, मान लीजिए लैंड प्रॉपर्टी कुछ है, उस चीजें दो भैया के बीच में बराबर बंटवारा होना जरूरी है। उनमें से कोई कमी होगा तो क्या होता है, एकदम मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। लेकिन जो घर के अंदर जो फर्नीचर वगैरह रहता है उसमें कौन 19-20 होगा तो चलेगा। लेकिन मान लीजिए 50 लाख उनकी बैंक अकाउंट में है, और ए बोलेगा मैं तो 40 लाख ले लूंगी और तुम 10 लाख ले लोगे, ले जाओ, तो ये हो सकता है क्या, उसके बीच में फिर क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो बराबर होना जरूरी है। उनमें से कोई प्रॉब्लम होगा तो डिजीज हो सकता है, समझ में आए ना। लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में इधर उधर होने से चलेगा। जैसे छोटे मोटे सामान होता है घर में, कोई फर्नीचर हो गया, कोई ठीक है बर्तन वगैरह हो गया, वो सब ऐसे होने से चलेगा। आप थोड़ा एनालाइज कीजिए खुद की लाइफ के साथ, क्योंकि आपको चीज़ें आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे 25-25 होना जरूरी है, ताकि सही रहेगा, बराबर हिसाब बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से कोई होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम है। तो न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए अच्छे से किया जाता है। और यहाँ पर आपको 4 सबस्टेजेस देखने को मिलेगा, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए कि आपकी इंटरफेज की, जैसे हमने बताया कि आपको उनकी क्या होता है, 3 सबस्टेजेस होता है, G1, आपकी एस एंड G2। याद रखिए हमारे जो ह्यूमन सेल्स होता है, एक सेल से 2 होने के लिए उसको 24 आवर लगता है। 24 आवर से 23 आवर क्या होगा, सिर्फ प्रिपरेशंस में लग जाएगा। सेल डिवीजन करने के लिए जो प्रिपरेशन, उनको 23 आवर लगेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ 10% टाइम जो रहता है एम फेज के लिए। इस फोटो में देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एम फेज है। 90% टाइम क्या कर रहा है, सेल प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे कि शादी में क्या होता है, शादी की पहले मतलब कि 1 महीने पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, लेकिन शादी तो 1 दिन में हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से बात, डिवीजन तो 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन 1 महीना लगता है। तो इसी तरीके से 23 आवर्स क्या करेगा ना, आपकी प्रिपरेशन फेज में रहेगा, 1 घंटे के अंदर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, कौन सी फेज में क्या चीजें चलेगा, हम उसके बाद बात करेंगे। एम फेज में जैसे बात किया, यहाँ पर कार्योकाइनेसिस होगा, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। तो इंटरफेज के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गैप 1 फेज, G1 फेज के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी G1, S एंड G2, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन एंजाइम्स की जरूरत होता है। फिर डीएनए भी डबल होगा, उनके कंटेंट को भी डबल करेगा, तो इसलिए क्या होता है, तो आपको प्रोटीन, आरएनए, ये सारे चीज़ें की जरूरत होता है। तो इसलिए ये सारे चीज़ें हैं आपकी G1 फेज में चीज़ें चलता है, मतलब कि बनता है, ठीक है। सेल साइज इंक्रीज होगा। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, जो लोअर यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, मैंने पिछले क्लास में बात किए थे। हमारा डीएनए जो होता है ये बहुत लंबे होता है, 2.2 मीटर के आसपास होता है। यूकैरियोट्स के जो डीएनए होता है, तो उसको कंडेंस करने के लिए हम एक बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ हम डीएनए को लिपटा के ऐसे रखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन तो आपके क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से डीएनए उसके अंदर पाया जाता है लिप्टेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फिर एस फेज की बात करेंगे। एस फेज जो होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए की। डीएनए रेप्लिकेशन वहीं पे हो रहा है, एंड सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल, 2 चीज की डुप्लीकेशन आपकी एस फेज में हो रहा है। जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं, हम लोग जैसे होंगे, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में हो रहा है। एस फेज के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एक ये आपकी क्या है, एक क्रोमोजोम है, 1 क्रोमोजोम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है, ये भी आपका सेंट्रोमियर है, और इसके अंदर एक डीएनए है। हालांकि ये क्रोमैटिन है, मैं आपको दिखाने के लिए डीएनए बनाती हूँ। तो ये क्या करेगा, उनकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेगा। तो ये अभी ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। समझ में आया ना बात, सिस्टर। ये आपकी उनके पास एक सेंट्रोमियर है, तो अभी भी हम उसको मतलब कि एक क्रोमोजोम कहेंगे। क्रोमोजोम नंबर की कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल हो गया। तो डीएनए तो ना बोल के हम उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। तो होता क्या है, जैसे कि आप हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पेयर बनाया है। तो एस फेज के बाद सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, अभी भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो क्रोमैटिन था, यानी कि क्रोमोजोम हम डिप्लॉयड ऐसे लिखते हैं 2n, और डीएनए को पहले ऐसे 2n2c लिख रहे थे,
ठीक है ऐसे। लेकिन अब एस फेज के बाद हम क्या करेंगे, 2n एंड 4c करेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे 1 2 3 4 आई ना बात समझ में, यहाँ पर आपको 4c हो रहा है। तो यहाँ पे अपने 2n 2c यानी कि क्रोमोजोम ऐसे डिप्लॉयड होता है, जोड़ा में होता है, तो 2n डिप्लॉयड हम कहते हैं। और हर एक क्रोमोजोम के अंदर एक क्रोमाटिन रहता है, इसलिए हमने दो क्रोमाटिन, जोड़ा में होता है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम हमारे इस तरीके से पाए जाते हैं, तो इसलिए हम उसको 2c लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, 4c लिखेंगे। समझ रहे हो ना। आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछेगा कि कोई सेल है G1 फेज में, उसके अंदर इतना मान लीजिए 10 क्रोमोजोम है, और G2 फेज में कितने क्रोमोजोम कितना डीएनए रहेगा, आपको पूछा जाएगा। G2 फेज में 10 क्रोमोजोम में रहेगा, अभी 10 क्रोमोजोम था और उसके अंदर क्या था, 10 डीएनए था, अभी क्या हो जाएगा, 20 डीएनए हो जाएगा। है ना बात समझ में, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस आपका एस फेज में हो रहा है, बस कहने के मतलब वही है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स रह गए आपका, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वो भी यहीं पे डुप्लीकेट होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, ये सारे बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो यूज होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, आपकी साइटोस्केलेटन होता है, एक तरीके का साइटोस्केलेटन होता है माइक्रोट्यूबुल बनाने के लिए, तो यहाँ पे वही बनेगा। तो आइए हम देखेंगे अभी माइटोसिस के बारे में। आपकी सेल साइकिल की हमने इंटरफेस कंप्लीट किया, अभी हमने देखेंगे माइटोसिस के बारे में। आपकी G1 S एंड G2 फेज कंप्लीट हो चुका है, अभी बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, एम फेज। माइटोसिस की दो पार्ट होता है, एक होता है कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन होगा, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगा। ठीक है। अच्छा, माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल सेल डिवीजन है, जैसे मैंने आपको पहले से भी बता रखी हूँ कि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोजोम रहता है, जो नया डॉटर सेल बनेगा उनमें भी उतना ही क्रोमोजोम रहेगा। ह्यूमन की बात करेंगे तो 46। ठीक है। तो उसको डिस्कवर किए थे डब्ल्यू फ्लेमिंग इन 1879 में। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जितने भी सोमैटिक सेल्स आप देख रहे हो वहीं पे आपको माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। और एक होता है जर्मिनल सेल्स में भी होता है, जर्म सेल्स जो है अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए वो भी रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा क्यों माइटोसिस होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, और एक होता है हमारे हनी बी के केस में। हनी बी की जो मेल होता है उनमें गैमेट बनाने के टाइम पे माइटोसिस होता है, ना तो मेयोसिस नहीं है, उनमें माइटोसिस होता है हनी बी की मेल केस में, जहां पर पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, थोड़ा याद रखिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो दो फेजेस तो रहेगा, एक तो कार्योकाइनेसिस रहेगा, दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियर डिवीजन अच्छा सा होना जरूरी है, तो इसलिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। सबसे पहला स्लाइड में हमने जैसे बात किए थे कि पहले क्रोमोजोम क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है, देखिए इस तरीके से हमारे जो क्रोमोजोम है ना, इस तरीके से एक्चुअली ऐसे फैला रहता है। ठीक है। हमने जैसे आपको ऐसे दिखाया, ऐसे आपको शुरुआत कंडीशंस में ऐसे दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ, फिलहाल मतलब कि रेप्लिकेशन हुआ है ना, तो ऐसे आपको उलझा हुआ नजर आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, उसको कंडेंस्ड करना है, यानी कि अच्छे से पैकेजिंग करना है। कंडेंस्ड का मतलब है कि टाइटली पैकेज करना है। ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों? क्योंकि डीएनए को आप नहीं उलझाओगे तो कैसे रेप्लिकेट होगा। ठीक है। टाइटली पैकेज रहेगा तो रेप्लिकेशन कैसे होगा। मान लीजिए कोई पेज में आपने कुछ लिखा है और उसको ऐसे टाइटली फोल्डेड मतलब कि रोल किया, फिर आप कैसे क्या चीजें पढ़ोगे, कैसे, इस तरीके से, तो डीएनए उलझा हुआ है। ठीक है। तो उसको हमको टाइटली पैकेज करते हुए करने के बाद हमको क्रोमोजोम बनाना है। तो आइए हम बात करेंगे सारे फेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, प्रोफेज भी एक उनकी अर्ली फेज होता है और एक उनकी लेट फेज होता है। तो अर्ली फेज के दौरान हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोजोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो उलझा हुआ था वो धीरे धीरे रैपिंग करना मतलब करना रैपिंग करने लगेंगे। क्रोमोजोम स्टार्ट कंडेंसिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि क्रोमोजोम को पूरा पूरा वास्ट एरिया चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जितने सेल ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे ताकि उनको अच्छे से प्लेस मिले, वो अच्छे से कंडेंस हो सके। सो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, इसे सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए अर्ली फेज होता है, लेट प्रोफेज। सेंट्रोजोम्स जो बताए थे आपको, सेंट्रोजोम्स की चारों तरफ इस तरीके से माइक्रोट्यूबुल्स बनेगा, जिसको आपको जैसे स्टार जैसे नजर आएगा।
सितारा जैसे, ठीक है, इसलिए हम उसको आस्टर कहते हैं। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल से आपका बनता है स्पिंडल फाइबर। तो ये प्रोफेज ऐसा फेज होता है जहां पर क्रोमोजोम कंडेंस्ड होना स्टार्ट करेंगे, यानी कि अच्छे से टाइटली पैकेजिंग होना स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज होता है कि आपको क्या होगा, जो सेंट्रोजोम्स था ये दो, मतलब कि दो में डिवाइड हो चुका था, तो अभी दो पोल टुवर्ड्स मूव करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसके चारों तरफ स्पिंडल फाइबर बनता है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वहां से माइक्रोट्यूब्यूल बनना शुरू हो जाएगा, सेंट्रल मूव्स टू द अपोजिट पोल। फिर उसके बाद बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो चुका है, मतलब कि मेटाफेज एक ऐसा फेज है जहां पे आपको इस तरीके से क्रोमोजोम नजर आएगा। उससे पहले कभी भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, इधर ऐसे नजर आएगा, नहीं तो ऐसे उलझा हुआ नजर आएगा। मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, सेंट्रोमियर यहाँ से हो सकता है, अच्छा ना, सेंट्रोमियर की पोजीशन जो होता है डिफरेंट वेरी करे। न्यूक्लियर में मैंने कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है, उसके बाद कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम भी हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, जो क्रोमोजोम है वो बीचों बीच है ना, जो कि सेल्स की ऐसे बीच में अरेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे हम आपने पढ़े होंगे ना जियोग्राफी में, ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने पढ़े होंगे। तो क्रोमोजोम वही बीच में अरेंज हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। फिर आपने देखे होंगे प्रोफेज में जो सेंट्रोजोम्स थे वो तो मूव कर रहे थे, अभी दो पोल को आ जाएंगे, वहां से स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड द स्पिंडल फाइबर विल अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, देखिए आपने जैसे देखा कि क्रोमोजोम है, ये उनके सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर की दो साइड्स में क्या होगा, कुछ प्रोटीन ऐसे अटैच्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर की फंक्शंस होता है कि स्पिंडल फाइबर वहीं पे आके जुड़ेगा। जब भी दो क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड को सेपरेट करना है तो स्पिंडल फाइबर को जुड़ना है, तो कहाँ पे जुड़ेगा, वही काइनेटोकोर प्रोटीन के पास जुड़ेगा। तो इन दिस फेज मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम इजिली स्टडीड। क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी जैसे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है या सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है, टेलोसेंट्रिक, कौन सी टाइप के क्रोमोजोम है, यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे अनाफेज। अनाफेज में क्या होता है, देखिए तो स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका था, तो अभी ये क्या करेंगे, वो खींचेंगे, मतलब कि यहाँ पर पॉलीमराइज, ये शॉर्टेनिंग होता है स्पिंडल फाइबर की शॉर्टेनिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कुआं से हमने पानी निकालने के टाइम पे जैसे जो रस्सी होता है, तो आपने देखे होंगे पुली से आप वैसे रोल करते हुए रस्सी को छोटा करते रहते हैं ताकि जो बकेट में पानी है ऊपर आ जाता था। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, ठीक है, ये उसको छोटा होता रहेगा और आपकी जो है अभी जो दो सेंट्रो क्रोमाटिड था, सिस्टर क्रोमाटिड था, वो सेपरेट हो जाएंगे, दो सेंट्रोमियर हो जाएगा। तो अभी आपने क्या बोलोगे, दो क्रोमोजोम हो गया। तो ये एक ऐसा फेज है यहाँ पर आपको क्रोमोजोम नंबर डबल आएगा, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो डिवीजन नहीं हुआ है, फ्यूचर में जाके फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगा, लेकिन अभी ऐसा फेज है जहां पर आपको क्रोमोजोम डबल आ रहा है, नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास ऐसा था, फिर आपने कुछ ऐसा किया, फिर अभी क्या कर रहे हो, वहां पे एक सेंट्रोमियर था इसलिए हमने एक उसको क्रोमोजोम मान रहे थे, लेकिन अभी तो सेंट्रोमियर भी अलग हो गए, समझ में आ रहा है ना। तो क्रोमोजोम भी ऐसा फेज है, क्रोमोजोम भी वहां पे आपको डबल नजर आ रहा है, ठीक है। तो 92 क्रोमोजोम आपको देखने को मिलेगा ना। 2 डॉटर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड द क्रोमोजोम। अभी ऐसा फेज है, डॉटर क्रोमैटिड्स को भी हम क्रोमोजोम कह सकते हैं। तो क्रोमोजोम अपोजिट पोल को मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्रोमोजोम ऐसे लटका हुआ रहेंगे, अंडस है ना, इस तरीके से रहा, यहाँ पर सेंट्रोमियर है और इस तरीके से क्रोमोजोम रहा है, ठीक है, जैसे पिक्चर पे आप देख सकते हो। फिर बात करेंगे टेलोफेज। टेलोफेज जस्ट प्रोफेज के ऑपोजिट होते हैं, जो चीजें रीअपियर कर गया था, आपके क्रोमोजोम कॉन्डेंस हो रहा था, अभी डिकंडेंसन होना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए सेल और एक बार डिवीजन करने के लिए कोशिश करेगा तो उसको भी उलझा हुआ नजर आना चाहिए ना, तभी तो वो रिप्लिकेशन हो पाएगा। तो क्रोमोजोम्स आर रीच एट द रेस्पेक्टिव पोल्स। यहाँ पे अनाफेज में जो सेपरेट हुआ था, टेलोफेज के अंदर वो अपनी ये ऊपर वाला, मतलब मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आ चुका है दो पोल को। पहले तो मेटाफेज में बीचों बीच थे, अभी आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे फिर रीअपियर हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर भी ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं टेलोफेज। टेलोफेज के बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में। साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होता है वो एनिमल एंड प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है, उनका प्रोसीजर। एनिमल सेल्स में क्या होगा, इस तरीके से सेल फ्यूरो बनेगा, यानी कि गड्ढा बनेगा बाहर से अंदर की तरफ,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, अच्छा, तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका आउटर कवरिंग, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है। इसलिए क्या होगा, उनकी जो गोल्गी apparatus होता है वो बीच में कुछ इस तरीके से डिपॉजिट करेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट, फिर वहां से अंदर से बाहर की तरफ ऐसे सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूगल हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे इस तरीके से मूव होगा तो ये सेल प्लेट बना देता है। ठीक है, सेल प्लेट बनाता है और यहाँ पर सेल फ्यूरो, फ्यूरो का मतलब गड्ढा, ठीक है ना, इस तरीके से। सो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये चीज स्टार्ट होता है। प्लांट एनिमल के लिए डिफरेंट रहेगा, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है एंड एनिमल सेल्स में सेल फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। बस आपने इतना याद रखिए। जैसे कि आपके सारे फेजेस की मैंने एक चार्ट पे यहाँ पे बताई है, देखिए। प्रो फेज में जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टार्टिंग में देखिए क्रोमोजोम आपको कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अनकंडेंस्ड है ना, कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है। प्रोफेज में क्रोमोजोम कंडेंस्ड एंड बिकम विजिबल होना स्टार्ट होंगे, स्पिंडल फाइबर यानी कि आस्टर जैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दो पोल को मूव करने लगेंगे इधर इधर। ठीक है, फिर देखिए न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, सेंट्रोजोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। फिर प्रो मेटाफेज यानी कि मेटाफेज होने से पहले वाला स्टेप्स वो बोल रहा है। तो क्रोमोजोम कंटिन्यूस मतलब कि एकदम कंडेंस हो जाएंगे तो हम उसको मेटाफेज कहेंगे। ठीक है, तो दोनों स्पिंडल ये जा चुका है, अभी स्पिंडल फाइबर बन जाएगा और जाके उनके क्रोमोजोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में देखिए इस तरीके से उसको खींच के लाया है, ऐसे क्रोमोजोम हैंगिंग होके रहा है और उनमें बीच में क्या है, सेंट्रियोल आपका होता है, सेंट्रोमियर जिसको होता है। टेलोफेज में देखिए सेपरेट हो चुका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोकाइनेसिस में ये अलग सेल हो जाएगा, ये अलग सेल हो जाएगा। आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आपको माइटोसिस क्या है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।